अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था मसल टिश्यू, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को हमने डिस्कस किया था। और उस मॉडल के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही है, और एक सब टॉपिक था उसी टॉपिक से रिलेटेड, हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। इसको भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है कंट्रोलिंग एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। आप ज़रा प्रीवियस लेक्चर पे अगर गौर करें तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। वो ट्रोपोनिन मालिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। ट्रोपोनिन मालिक्यूल के कैल्शियम के साथ अटैचमेंट की वजह से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है और ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है उस पर जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज होती हैं, और मायोसिन का हेड जो है उसके साथ अटैच होता है, और फिर इस तरह कंट्रैक्शन यहाँ पर शो होती है। तो आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है कि किस तरीके से जो कैल्शियम आयन है कैसे रिलीज होता है, और ये सारी वर्किंग किस हिसाब से होती है, यानी कि इसको मजीद डिटेल से फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। देखिए बेटा, एक रूल जो आप लोगों ने समझना है वो ये है कि जो हमारे कोई भी ऑर्गन है अगर वो वर्क करते हैं तो उन्हें सिग्नल किसकी तरफ से आ रहा होता है, हमारे ब्रेन की तरफ से आ रहा होता है। क्लियर? तो ब्रेन की तरफ से सिग्नल आएगा, नर्व इंपल्स आएगी, मोटर न्यूरॉन्स, ब्रेन के अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो इफेक्टर का काम करते हैं, आगे इफेक्टर तक सिग्नल को पहुंचाते हैं। तो हमारे अंदर जो मूवमेंट होती है ना मसल्स की, वो बेटा शऊरी तौर पर होती है, और उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन से आने वाले मोटर न्यूरॉन्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन से सिग्नल लेके आएंगे, और आते साथ ही हमारे मसल्स के जो फाइबर्स हैं, हर मसल फाइबर को सिग्नल मिलना चाहिए। जब तक नर्व इंपल्स हर मसल फाइबर को नहीं मिलेगी तब तक उनके अंदर कंट्रैक्शन नहीं हो सकेगी। क्लियर? तो इस तरह मैंने यहाँ दो तीन किस्म के मोटर न्यूरॉन, ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, और मोटर न्यूरॉन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। मोटर न्यूरॉन के ये एक्सॉन्स हैं, और आपको पता है कि ये मसल फॉसिकल्स कहलाते हैं। मसल फॉसिकल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे रॉड की तरह के मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह ये दूसरा हमारे पास है मसल फॉसिकल, इसके अंदर भी क्या होंगे? मसल फाइबर्स, या हम उन्हें मसल सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स, इनके एक्सॉन्स जो कि नर्व इंपल्स लेकर आते हैं, ये फर्दर जो है ना हर एक मसल फाइबर को आगे सिग्नल दे रहे होंगे। ठीक है? जब तक हर एक मसल फाइबर तक ये सिग्नल नहीं पहुंचेगा तब तक ये मसल्स कंट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। क्लियर बेटा? तो ये इस तरीके से हमारा होता, बाज दफा ये भी होता है कि सिंगल हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो ब्रांच होना शुरू हो जाते हैं, और 100 से भी ज्यादा मसल फाइबर को सिंगल मोटर न्यूरॉन सिग्नल दे रहा होता है। और बाज दफा अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मोटर न्यूरॉन हो वही सिग्नल दे रहा हो, तो डिफरेंट किस्म के जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये यहाँ पर अपने एक्सॉन्स को ब्रांच फॉर्मेट में चेंज करेंगे, और उसके बाद हमें जो है हमारे मसल फाइबर्स के अंदर जो कंट्रैक्शन है वो देखने को मिलती है। तो इस तरह ये न्यूरॉन्स और मसल्स का, ये न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है बेसिकली, ये मिलकर एक मोटर यूनिट बना रहा होता है, और उस वो सिग्नल दे रहा होता है, नर्व इंपल्स दे रहा होता है मसल फाइबर को, और मसल फाइबर बाद में कंटैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक मोटर न्यूरॉन लिया हुआ है, एक मोटर न्यूरॉन है हमारे पास, और उसके जो एक्सॉन्स हैं वो आगे नर्व इंपल्स को लेकर जा रहे हैं एक मसल फाइबर के पास, मसल फाइबर के पास। अब ये मसल फाइबर जब कंटैक्ट करेगा तो फॉसिकल्स कंटैक्ट करेंगे, और जब फॉसिकल्स कंटैक्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है उससे पूरा मसल जो है हमारा वो कंट्रैक्शन शो कराएगा। क्लियर? अब इस डायग्राम में आपको ये लग रहा होगा कि जो मोटर न्यूरॉन है ये जाके अटैच होता है मसल फाइबर के साथ। ठीक है? यहाँ पर आप जरा देखें ना, तो मोटर न्यूरॉन का और मसल फाइबर का आपको सिंपल सा एक जो है अटैचमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे गैप दरमियान में नहीं है, एक दूसरे के साथ अटैच है। तो नर्व इंपल्स फौरन आएगी और मसल फाइबर्स को यहाँ पर सिग्नल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हकीकत थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि यहाँ एक्सॉन जो है ना वो डायरेक्टली मसल के साथ अटैच नहीं होते। अब इस डायग्राम पे अगर गौर करें तो मैंने एक्सॉन का सिंपल ये जो आखिरी हिस्सा, थोड़ा सा जो वाइड सा हिस्सा है, थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा है, ये मैंने लिया हुआ है, और इधर से मैंने मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है जो यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल पड़ी हुई है उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। हम क्या करते हैं, मसल सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसको स्मूथ बनाते हैं, बिल्कुल हमवार बनाते हैं, हालांकि उसके अंदर क्या होती है बेटा, ऐसे फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं। पहली चीज़ तो ये हमें समझ आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये समझ आना चाहिए कि मोटर न्यूरॉन और मसल्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि दरमियान में एक गैप होता है। इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, हम इसे कहते हैं। जब आप डिटेल से टॉपिक डिस्कस करेंगे ना साइनेप्सिस का, वहां पर ये बात समझ आ जाएगी कि क्लेफ्ट कहते हैं खड्डे को, स्पेस को, दरमियान वाली जगह को, खाली जगह को। तो क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट हम इसे कहेंगे। तो यहाँ पर होता क्या बेसिकली, ये मैंने ना एक वाइड सा हिस्सा लिया हुआ है, आखिरी किनारा लिया हुआ है मोटर न्यूरॉन का, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये हमारे पास कहलाएगा मोटर न्यूरॉन एंड प्लेट। इसे न्यूरॉन एंड प्लेट भी कहा जाता है। क्लियर?
अब सिंपल होगा क्या, ब्रेन से जो सिग्नल आएगा, नर्व इंपल्स आएगी, वो एक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेट में आएगी, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। आप सिंपली अभी फिलहाल इतना याद रखें, जब हम न्यूरॉन का टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वहां पर हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ये एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। सिंपल आप लोगों ने इतना याद रखना है कि नॉर्मली जब कोई नर्व इंपल्स नहीं होती तो हमारी जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसकी इन साइड पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और बाहर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जब नर्व इंपल्स आती है तो ये चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, तो पॉजिटिव अंदर की तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव जो है वो चार्जेस बाहर चले जाएंगे, तो हम कहते हैं ये नर्व इंपल्स जनरेट हो गई है, और उसका दूसरा नाम है एक्शन पोटेंशियल। तो हमारे ब्रेन से जब सिग्नल आएगा ना मोटर न्यूरॉन के जरिए, वो इस एक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेट में आएगा, चार्जेस रिवर्स होंगे, तो पता चल जाएगा कि ये नर्व इंपल्स आ रही है, और इसी की वजह से हमारे अंदर मसल कंट्रैक्शंस होती है, शो होती है। क्लियर। इस नर्व इंपल्स के आने की वजह से हमारे इस न्यूरॉन की जो एक्सोनल बल्ब है, एक्सोनल बल्ब या एक्सोनल एंड प्लेट पे खास चैनल लगे हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर इन चैनल्स के बारे में कोई बात डिस्कस नहीं की गई, सिंपल डायरेक्टली उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, और उसके बाद ये जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है या नर्व इंपल्स है, ये पहुंचेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, वो जाकर फर्दर वही तरीका का ट्रोपोनिन के साथ अटैच होंगे, ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करेंगे, और फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज बनेगी, मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होगी। तो ये किताब की वर्डिंग है, क्लियर। लेकिन हमने थोड़ा सा डिटेल से देखना है। जैसे ही नर्व इंपल्स आती है ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो हमारे इस एक्सोनल एंड प्लेट पे खास चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वो फौरन ओपन होंगे, और उसकी वजह से फौरन जो कैल्शियम आयन है वो एक्सोनल बल्ब के अंदर चले जाएंगे। यहाँ कैल्शियम आयन जो है ये अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। वो कैल्शियम आयन जाकर अंदर वेजिकल्स पड़ी होती हैं, उन वेजिकल्स को हम कहते हैं सिनेप्टिक वेजिकल्स। क्लियर। तो इन सिनेप्टिक वेजिकल्स के साथ कैल्शियम आयन अटैच होगा, और ये फिर वेजिकल्स मूव करेंगी और एक्सॉन के टर्मिनल पॉइंट पे जाकर अपना जो इंटरनल जो न्यूरोट्रांसमीटर है या केमिकल है वो रिलीज कर देंगे। किसके अंदर? इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। यानी सिंपल ये हुआ, जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर पहुंचा है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुए, और वहां से कैल्शियम जो है वो जाकर इस न्यूरोट्रांसमीटर की जो वेजिकल्स हैं जिनको हम सिनेप्टिक वेजिकल्स कहते हैं, इनके साथ अटैच होंगे। ये जो थैलियां यहाँ जाकर फ्यूज होंगी, और इनके अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। और हमारे जो मसल्स के दौरान, मसल्स की कंट्रैक्शन के दौरान जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। क्लियर। तो एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज होगा। डायरेक्ट नर्व इंपल्स कभी मसल्स के पास नहीं पहुंचती, तो दरमियान में इस गैप को कवर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिनको हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। उसके रिलीज होने के बाद क्या होगा, हमारी इस जो सार्कोलिमा हमने नाम दिया था ना, मसल्स की बाहर वाली मेम्ब्रेन को हमने सार्कोलिमा नाम दिया था। क्लियर। तो सार्कोलिमा के अंदर क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन होंगे, और सेल मेम्ब्रेन या जो सार्कोलिमा है उसके अंदर जो है ना वो सोडियम जमा होना शुरू हो जाएगा। सोडियम की ज्यादा डेपोजिशन की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सिंपल ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जो है वो बन चुका है, जनरेट हो चुका है। और वो एक्शन जो पोटेंशियल है ये ऐसे जंप करके आगे मुंतकिल होता है, और ऐसी नर्व इंपल्सेस को हम कहते हैं साल्टेटरी नर्व इंपल्सेस। तो ये डिटेल से हम जब नर्वस सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे वहां पर ये बात डिस्कस होगी। अब जो एक्शन पोटेंशियल सार्कोलिमा के अंदर जनरेट हुआ है वो आगे टी ट्यूब्यूल्स, ये मैंने बताया हुआ है कि जो सार्कोलिमा है अंदर की तरफ फोल्ड होती है, और उसकी फोल्डिंग का मेन उसका काज क्या है, उसका मकसद क्या है, ताकि ये जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है ना, ये इस तरह के जो रॉड पड़े हुए हैं जिनको हम मसल फाइबर कहते हैं, हर मसल फाइबर के गिर्द ऐसे लिपटती जाती है। क्लियर। तो इस तरह ये होगा कि जो एक एक्शन पोटेंशियल आएगा वो एक से ज्यादा मसल फाइबर को जो है सिग्नल देने का काम करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर टी ट्यूब्यूल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी नर्व इंपल्स इस टी ट्यूब्यूल के अंदर आएगी, और उस टी ट्यूब्यूल के साथ ही बिल्कुल पड़ी हुई है क्या हमारे पास, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये नर्व इंपल्स जो है ये जाकर कहाँ पहुंचेगी, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेगी। क्लियर। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही नर्व इंपल्स आएगी वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो फौरन ओपन होंगे, और हमारी इस सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया जाता है। हमारी बुक के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया गया साइटोसोल, ठीक है, वो जो सार्कोप्लाज्म का सोलुबल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। तो यहाँ कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, वो कैल्शियम आयन जो हमारे फिर क्या करेंगे, आगे मसल फाइबर के साथ अटैच होंगे, और मसल फाइबर में कैसे अटैचमेंट होगी, ये कैल्शियम आयन जाएंगे ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के सी टर्मिनल के साथ जुड़ेंगे, वो ट्रोपोमायोसिन को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा, क्रॉस ब्रिजेस बनेंगी, और उसके बाद मसल्स की कंट्रैक्शन होगी। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है
कि किस तरीके से कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है, कैसे नर्व इंपल्सेस आई हैं, और फिर मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन किस तरीके से हो रही है। तो होप सो आप लोगों को ये जो लेक्चर है, ये जो वर्डिंग है जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई है, वो अब आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बताई है वो ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है, मैंने उसका नाम बता दिया कि वो एसिटाइलकोलिन होता है। दूसरी बात यह है कि ये भी बता दिया कि कैसे वोल्टेज गेटेड चैनल और सोडियम चैनल ओपन होते हैं, और ये जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है ये जंप करके आगे टी ट्यूब्यूल से किसके पास जाता है बेटा, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम के पास। कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और वो जाकर आगे फर्दर मसल्स की कंट्रैक्शन कराएंगे। यहाँ मसल की कंट्रैक्शन कैसे होगी, थ्योरी हमारी जो लिखी हुई है, जो प्रीवियस लेक्चर है, तो आप वो पहले सुने, उसमें आपको डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से ट्रोपोनिन के साथ जो है कैल्शियम आयन जुड़ते हैं और ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होती है, क्रॉस ब्रिज बनती है। क्लियर, मैंने सिंपल डायरेक्टली ये कह दिया था कि कैल्शियम आयन जैसे रिलीज होंगे तो ये जो सामने मसल फाइबर्स पड़े हुए हैं इनको जो है वो कैल्शियम आयन कंटैक्ट करवाने में हेल्पफुल होंगे। क्लियर, अब ये हमने थोड़ा सा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखी है अपने टॉपिक को समझने के लिए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले डायग्राम्स बनाई है। डायग्राम बनाने का मकसद यही होता है कि बायो के अंदर जब तक आप डायग्राम नहीं बनाते ना, तो किसी टॉपिक को समझना आपके लिए इंतहाई टफ हो जाता है। तो पहले आपने समझ लिया कि किस तरीके से कंट्रैक्शन होती है, जो बुक की वर्डिंग है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारी बुक क्या कह रही है। इसलिए तो अब जरा वन बाय वन आप बुक की वर्डिंग को देखें। नर्व इंपल्सेस अराइव एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये जंक्शन जहां दो पॉइंट अटैच होते हैं। कौन सा जंक्शन है भाई, इधर जहां मोटर न्यूरॉन और जो हमारे मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, इनके दरमियान ये जो जंक्शन बन रहा है, जैसे ही यहाँ पर नर्व इंपल्स पहुंचेगी। नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है मैंने बता दिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन ओपन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया। तो फिर क्या होगा, ऑल मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन, तमाम मसल फाइबर को ये जो नर्व इंपल्स कहाँ से आ रही होती है, ये मोटर न्यूरॉन से आ रही होती है। और ये मोटर न्यूरॉन जो है इनके धागे एक्सॉन्स आपस में ब्रांच की शक्ल में होते हैं और पूरा एक यूनिट बना रहे होते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है ऑल मसल फाइबर को जो है सिंगल मोटर न्यूरॉन से आगे सिग्नल मिल रहा होता है। तो हमारी जो सार्कोलिमा पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल, हमारी सार्कोलिमा जो है मसल फाइबर के अंदर तक, ये जो है ना सेल के अंदर तक ये पेनिट्रेट करती है, और ये क्या बनाती है बेटा, टी ट्यूब्यूल बनाती है। क्लियर, तो हॉलो इलोंगेटेड ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स बनती हैं, और उन टी ट्यूब्यूल्स के इकट्ठे होने से टी सिस्टम बनता है। अब देखिए मैंने तो एक बनाए हुए ना, ऐसे बहुत सारे टी सिस्टम होंगे, और ये बात याद रखनी है, मैंने तो यहाँ आप गौर करें ना, तो मैंने मसल फाइबर को साइड पे बनाया हुआ है, हालांकि मसल फाइबर बिल्कुल इसके साथ पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये जो टी ट्यूब्यूल है ये हर मसल फाइबर के गिर्द लिपटी हुई होती है। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। जैसे ये है ना हमारे पास इस तरह के मसल फाइबर्स हैं, ये टी ट्यूब्यूल्स इनके ऊपर से गुजर रही होती है, इनके अंदर ऐसे फोल्डिंग भी होती है, ताकि जो नर्व इंपल्स आ रही है वो एक से ज्यादा मसल फाइबर को आगे सिग्नल वगैरह दे सके। क्लियर, तो इन सर्कल मसल फाइबर, अब वही बात आ गई है कि ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं हमारे मसल फाइबर के गिर्द इन सर्कल ऐसे लिपट जाते हैं। टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ट्राइएड्स बनाते हैं। क्लियर, तो फिर उसके बाद क्या होगा, टी ट्यूब्यूल और देखो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ी हुई है, तो ये इस तरह ट्राइएड्स बनेंगे। नर्व इंपल्स जैसे ही आएगी टी ट्यूब्यूल के अंदर, तो फिर ये नर्व इंपल्स किस तक पहुंचेगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगी। क्लियर, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होगा, कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं, ये कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे, और कैल्शियम आयन को, ये जो एक सेल मसल फाइबर हमने बनाया, ठीक है, मसल फाइबर ये बनाया हुआ है, उसके अंदर ये सारे का सारा साइटोसोल पड़ा हुआ है, तो इधर कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया जाएगा साइटोसोल के अंदर, और ये आगे फर्दर ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेंगे और डिस्प्लेस करेंगे ट्रोपोमायोसिन को, क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे, यानी कि बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी, बाइंडिंग साइट खुल जाएगी। क्लियर बेटा, और फिर उसके बाद कंडक्शन किस हिसाब से होती है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर बात डिस्कस हो चुकी है। क्लियर, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कंट्रोलिंग एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। हमारा बोर्ड का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि ज़्यादातर पहले लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन उठाता था, लेकिन अब जो है ना वो कुछ छोटे छोटे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं उठा रहा, तो उस हिसाब से कंट्रोलिंग एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। यानी अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें और डायग्राम से मैकेनिज्म को समझें ना, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये टॉपिक मुश्किल नहीं होगा। क्लियर, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑल और नॉन रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑल ऑफ द फाइबर्स पार्टिसिपेट इन कंट्रैक्शन, तमाम मसल फाइबर्स जो हैं एकदम ही कंट्रैक्शन में या तो मुकम्मल हिस्सा लेंगे या फिर कोई नहीं लेगा। ऑल या तो सारे मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे, या नन या कोई कंट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आपके नर्व इंपल्स के पास इतना स्ट्रेंथ जरूर होनी चाहिए, इतनी पावर जरूर होनी चाहिए कि तमाम मसल फाइबर को कंट्रैक्ट करा सके। जैसे आप सिंपल देखें ना, जैसे आप कोई ट्रिगर दबाते हो, गन से फायर करना है, आप ट्रिगर दबाते हो, ना ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है, ठीक है, और ना बिल्कुल हल्का ट्रिगर दबाएंगे तो गोली चलेगी, ना आपके ज्यादा जोर लगाने से जो है वो बुलेट की स्पीड बढ़ जाएगी, बल्कि ये होता है एक नॉर्मल एक
कंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, ट्रिगर दबाने के लिए एक नर्म और ज़ोर की ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। जब वो लगाते हो तो बुलेट जो है वो फायर हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह एक खास नर्व इम्पल्स की ज़रूरत होती है। वो नर्व इम्पल्स, ठीक है, उसके अंदर इतना एनफ पावर होनी चाहिए, या तो मुकम्मल जो मसल फाइबर्स हैं उनको कंटेक्ट कराएगी, इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है ऑल। अगर उसमें एनफ जो है पावर नहीं है तो फिर नन रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि फिर कोई मसल फाइबर कंटेक्ट नहीं करेगा, या तो सारे एट अ टाइम कंटेक्ट करेंगे या कोई नहीं कंटेक्ट करेगा। क्लियर? तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, ऑल ऑफ द फाइबर्स पार्टिसिपेट इन कंट्रैक्शन, तमाम के तमाम मसल फाइबर जो है ना वो कंट्रैक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो डिग्री ऑफ जो कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन कितना ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फाइबर दैट पार्टिसिपेट इन कंट्रैक्शन, कि कितने फाइबर जो है ना वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं उस नर्व इम्पल्स की वजह से। अगर कम होंगे तो कंट्रैक्शन नहीं हो सकेगी, अगर ज़्यादा कंट्रैक्ट होंगे तो फिर उससे आपके अंदर जो है ना कंट्रैक्शन या मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बड़ा आसान टॉपिक है, कंट्रोलिंग एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। इसकी डायग्राम को अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये टॉपिक कभी भी मुश्किल नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।